સ્વાગત છે મારા યુટ્યુબ ચેનલમાં હિન્દી વિષયના ઉમેદવારો માટે ફરીથી ધોરણ 11 દ્વિતીય ભાષાના સત્ર 2 ના દરેક એકમોમાંથી પ્રશ્નો લઈને આવ્યો છું। જો તમે હિન્દી ધોરણ 11 ના સત્ર 1 ના પ્રશ્નોના વિડીયો જોવા માંગતા હોય તો તેનો વિડીયો તેમજ ધોરણ 12 ના દ્વિતીય ભાષાનો વિડીયો પણ મારી ચેનલ પર તમને મળી જશે। તો શરૂ કરીએ આજનો आ वीडियो। एकम एक छे अने उसका नाम है नीति के दोहे। ये जो है नीति के दोहे, उसका साहित्य प्रकार क्या है? मुक्तक है। क्या है साहित्य प्रकार? मुक्तक है। और इस मुक्तक के रचनाकार कौन है? रहीम जी। कौन है? रहीम जी। प्रश्न एक है, रहीम जी का पूरा नाम क्या था? जो हम हिंदी साहित्य में रहीम जी को रहीम ऐसे नाम से ही जानते हैं, लेकिन उनका पूरा नाम किसी को मालूम नहीं होता। तो उनका पूरा नाम क्या था? उनका पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। क्या था? अब्दुल रहीम खान खाना। प्रश्न 2 है, रहीम किसके पुत्र थे? यानी कि रहीम के पिताजी का नाम क्या था? तो रहीम किसके पुत्र थे? तो अकबर बादशाह के संरक्षक बैरम खां के पुत्र थे। रहीम जो थे वो अकबर बादशाह के संरक्षक बैरम खां के पुत्र थे। उसमें से दूसरा भी प्रश्न निकल सकता है कि बैरम खां किस बादशाह के दरबार में संरक्षक का काम करते थे? तो किस बादशाह के? तो अकबर बादशाह के दरबार में। प्रश्न 3 है, रहीम किसके धनी थे? रहीम जो है वो किसके धनी थे? तो किसके धनी थे? कलम तथा तलवार के धनी थे। रहीम जी जो है वो कलम और तलवार के धनी है, ऐसा हम कह सकते हैं। रहीम के अनुसार कौन पशु से बदतर है? रहीम जी के अनुसार कौन पशु से भी बदतर है, ऐसा कहते हैं। प्रस्तुत नीति के दोहे में बताया गया है। तो कौन पशु से भी बदतर है? तो जो कुछ नहीं करता है वो इंसान पशु से भी बदतर है, ऐसा रहीम जी का मानना है। आगे का प्रश्न है, कदली सीप दोहे में रहीम क्या समझाना चाहते हैं? नीति के दोहे में कदली सीप नामक एक दोहा है। तो उस दोहे में रहीम जी हमें क्या समझाना चाहते हैं? तो क्या समझाना चाहते हैं? तो संगत का असर। तो जैसा संगत हम करेंगे वैसा असर हम पे भी होगा। कौवा और कोयल की पहचान कब तक छिपी रहती है? कौवा और कोयल दोनों रंग में एक समान दिखते हैं, लेकिन उनकी पहचान रंग से ही हमें मालूम नहीं होता कि वो कौवा है या कोयल है। तो उनकी पहचान कब तक छिपी रहती है? जब तक वे बोलते नहीं हैं। कौवा अगर बोलेगा तो क्या करेगा, और कोयल जो उसकी आवाज में बोलेगी तो हमें उसका पता चल जाएगा। कौवे और कोयल की आवाज से हमें उसका भेद बता सकते हैं। वसंत ऋतु का नाता किसके साथ है? वसंत ऋतु जो है उसका नाता किसके साथ है? तो उसका नाता पीक यानी क्या? कोयल। कोयल के साथ वसंत ऋतु का नाता प्रस्तुत नीति के दोहे में हमें देखने को मिलता है। आगे का प्रश्न है, रहीम जिह्वा की तुलना किसके साथ करते हैं? जिह्वा यानी हमारी जो जीभ है उसकी तुलना किसके साथ करते हैं? तो रहीम जिह्वा की तुलना पागल के साथ करते हैं। आगे का एकम है दुख, और दुख जो है उसका साहित्य प्रकार कहानी है। दुख कहानी, और इस दुख कहानी के कहानीकार है यशपाल जी। कौन है कहानीकार? यशपाल जी है। प्रश्न 1 है, यशपाल की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? यशपाल जी की प्रारंभिक जो शिक्षा है वो कहाँ पर हुई थी? तो उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी कांगड़ुई गुरुकुल में हुई थी। कहाँ हुई थी? किस गुरुकुल में हुई थी? कांगड़ी गुरुकुल में। कंटियार मेल कितने बजे निकली? दुख कहानी में
अनपेयर मेल का भी जिक्र हमें देखने को मिलता है। तो वो जो मेल है वो कितने बजे निकली थी? तो वो जो मेल है वो 9:30 बजे निकली थी। माँ ने बेटे को क्या खिलाने का वादा किया? माँ जो है, दुख कहानी में माँ और बेटे का भी जिक्र है, छोटा बच्चा। तो उसमें माँ ने बच्चे को खिलाने का वादा किया था। क्या खिलाने का वादा किया था अगले दिन? तो दाल खिलाने का वादा किया था। क्यों वादा किया था? क्योंकि उस शाम को भी बेटे और माँ ने सिर्फ सूखी रोटी खाई थी, इसलिए। सारी ढेरियों का लड़के ने क्या दाम बताया? यानी जो लड़का है वो क्या बेच रहा था? पकोड़े बेच रहा था। और थोड़ी थोड़ी ढेरियां थी, 8-10। तो उस सब ढेरियों के लड़के ने क्या दाम बताया? तो उसने 8 पैसे दाम बताया था। कितने पैसे? सिर्फ 8 पैसे। दिलीप ने क्या फाड़कर फेंक दिया? क्या फाड़कर फेंक दिया दिलीप ने? तो दिलीप ने पत्र जो था, किसने लिखा था वो पत्र? अपनी पत्नी ने लिखा था। दिलीप की पत्नी ने लिखा था। वो पत्र जो है वो दिलीप ने फाड़ दिया था। आगे का प्रश्न है, लड़का क्या बेच रहा था? यहाँ प्रिंटिंग में, टाइपिंग में भूल हुई है। तो लड़का क्या बेच रहा था? तो लड़का पकोड़े बेच रहा था। क्या बेच रहा था लड़का? तो लड़का जो है वो पकोड़े बेच रहा था। लड़के की माँ कितने रुपये प्रति माह काम करती थी? लड़के की जो माँ है वो कितने रुपये प्रति माह पे काम करती थी बाबू के यहाँ? तो कितने रुपये? 250 रुपये प्रति माह काम करती थी। दिलीप घर से बाहर क्यों चला गया? दिलीप जो है वो घर से बाहर चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि वो अप्रिय चर्चा टालने के लिए घर से बाहर चला जाता है। आगे का जो एकम है, कदम मिलाकर चलना होगा। ये जो एक साहित्य प्रकार है, एक गीत है, कदम मिलाकर चलना होगा। और इस गीत के रचनाकार है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। प्रस्तुत कविता कैसा गीत है? जो गीत है कदम मिलाकर चलना होगा, वो एक गीत है, लेकिन वो कैसा गीत है? तो वो एक आह्वान गीत है। हमें आह्वान करती है। क्या आह्वान करती है? तो हमें इस एकम में अलग अलग प्रश्नों के माध्यम से पता चलेगा। देश का यौवन किससे वंचित है? कदम मिलाकर चलना होगा गीत में देश का यौवन किससे वंचित है, ऐसा हमें कवि बताते हैं। तो वो प्रखर प्यार से वंचित है, ऐसा हमें गीत में देखने को मिलता है। सब कुछ न्योछावर करके कुछ ना मांगना कैसा गुण है? सब कुछ न्योछावर कर देना फिर भी कुछ ना मांगना कैसा गुण होता है? तो वो पावस गुण है। कैसा गुण है? पावस गुण है। कवि कहाँ आग लगाकर चलने को कहते हैं? कवि जो है अटल बिहारी वाजपेयी प्रस्तुत गीत में कहाँ आग लगाकर चलने को कहते हैं हमें? तो निज हाथों में आग लगाकर चलने की बात करते हैं। आगे का प्रश्न है, कवि ने कैसे चलने का आह्वान किया है? कवि ने हमें कैसे चलने का आह्वान किया है? तो हमें कदम मिलाकर चलना होगा, ऐसे आह्वान करते हैं। कैसे चलना होगा? हमें कदम मिलाकर। हमें दूसरों के लिए क्या अर्पण करना होगा? प्रस्तुत गीत में अर्पण करने की भी बात की गई है। तो हमें क्या अर्पण करना है दूसरों के लिए? तो हमें तन और मन अर्पण करना होगा। क्या अर्पण करना होगा? तन और मन। आगे का इकाई है नन्हा सा पौधा। ये जो नन्हा सा पौधा है उसका साहित्य प्रकार है एकांकी। और इस एकांकी के रचनाकार है, एकांकीकार है, कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल। कौन है एकांकीकार? लक्ष्मी नारायण लाल है। नन्हा सा पौधा एकांकी का संदेश क्या है? नन्हा सा जो पौधा है वो छोटी सी एक एकांकी है। उस एकांकी का संदेश हमें क्या देखने को मिलता है? तो राष्ट्रीय एकता इस एकांकी का मूल संदेश
है। सुब्बा राव ने कौन सा मंदिर समुद्र तट बनाकर बनाया था? सुब्बा राव जो है एक छोटा सा बच्चा है, उसने समुद्र तट बनाया पहले, उसके बाद उसके समीप एक मंदिर बनाया। कौन सा मंदिर था? तो मीनाक्षी टेम्पल मंदिर था, मीनाक्षी मंदिर। तो इसमें मीनाक्षी टेम्पल ऐसा जिक्र हमें देखने को मिलता है। पौधा किसने लगाया था? जो नन्हा सा पौधा है वो किसने लगाया था? तो किसने लगाया था? मुन्ना, मुन्नी, अब्दुल, अहमद, चौधरी, गोखले और सुब्बी राव ने नन्हा सा पौधा लगाया था। इन सब बच्चों ने मिलकर नन्हा सा पौधा लगाया था। पुरुष पौधे को किससे उखाड़ना चाहता है? पुरुष जो है वो पौधे को उखाड़ देना चाहता है, हाथ से उखाड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे भी नहीं बनता है। तो किससे उखाड़ने की कोशिश चाहता है? तो रस्सी से बांधकर पुरुष जो है वो पौधे को उखाड़ने की कोशिश करता है। फिर भी जो नन्हा सा पौधा है वो जमीन से उखड़ने का नाम नहीं लेता। आगे का प्रश्न, आगे की इकाई है बाज लोग, और ये एक कविता है। क्या है? कविता। साहित्य प्रकार क्या है? कविता है। और इस कविता के कवि है अनामिका, कवियत्री है, कवि नहीं कवियत्री है, महिला है, यानी कवि नहीं कह सकते, हमें उसे कवियत्री कहना पड़ेगा। तो बाज लोग जो है वो एक साहित्य प्रकार कविता है। कविता में कवियत्री ने सामान्य लोगों को क्या कहा है? प्रस्तुत जो बाज लोग कविता है उसमें सामान्य लोगों का जिक्र है। तो कवियत्री ने सामान्य लोगों को क्या कहा है? तो क्या कहा है? बाजीगर कहा है। क्या कहा है? बाजीगर कहा है। बाज लोग झुंड बनाकर कहाँ बैठते हैं? बाज लोग जो है वो झुंड बनाकर बैठते हैं। कहाँ बैठते हैं? तो अलाव के आसपास। अलाव यानी क्या? आग जली हुई है, उसके आसपास बैठते हैं। बाज लोग सारी बाजियां हारकर भी कैसे होते हैं? बाज लोग जो होते हैं वो सारी बाजियां हार जाते हैं, फिर भी कैसे होते हैं? अलमस्त बाजीगर होते हैं। कैसे होते हैं? अलमस्त बाजीगर। बाज लोग फावड़ा कैसे चलाते हैं? वो काम करते हैं, तो जो फावड़ा चलाते हैं वो कैसे चलाते हैं? तो बाज लोग जो है वो झुंड बनाकर फावड़ा चलाते हैं। कैसे चलाते हैं? झुंड बनाकर। भाई ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि बाज लोग झुंड बनाकर क्या चलाते हैं? तो फावड़ा चलाते हैं। आगे का प्रश्न है बाज लोग आग को क्या देते हैं? क्या देते हैं? तो आशीष देते हैं। इस तरह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बाज लोग आशीष किसे देते हैं? तो आग को आशीष देते हैं। दोनों तरफ से हम प्रश्न पूछ सकते हैं। धरती की गहराइयों से क्या उमड़ता है? धरती जो है वो काम करके, बाज लोग जो है वो काम करते हैं, तो गहराइयों से क्या निकालते हैं? पानी के सोते, पानी निकालते हैं कुआं खोदकर। आगे का प्रश्न है मजदूर कैसे हाथों से दुनिया में हर चमत्कार का सृजन करते हैं? मजदूर जो लोग हैं, काम करने वाले जो लोग हैं, वो कैसे, उनके हाथ कैसे होते हैं और दुनिया में कैसा कैसा चमत्कार करते हैं, काम करते कैसे होते हैं उनके हाथ? बेडोल और खोदरे। उनके उनके हाथ में, उनके हाथ देखोगे आप तो बेडोल देखते हैं। आगे का जो इकाई है कल्पना शक्ति, और इस कल्पना शक्ति का साहित्य प्रकार है निबंध। क्या है साहित्य प्रकार? निबंध है। और इस निबंध के निबंधकार है बालकृष्ण भट्ट। निबंधकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? बालकृष्ण भट्ट है, उन्होंने पत्रिका का भी संपादन किया था। उस पत्रिका का नाम है, क्या नाम है? हिंदी प्रदीप। क्या नाम है? हिंदी प्रदीप पत्रिका का नाम है। कपिल ने कितने तत्वों की चर्चा की है? कपिल प्रस्तुत निबंध में कपिल का जिक्र है, उन्होंने कितने तत्वों की चर्चा की है?
तो उन्होंने 25 तत्वों की चर्चा की है। कितने तत्वों की चर्चा की है? तो 25 तत्वों की चर्चा की है। शांत या वीर प्रकृति वाले से कैसी कल्पना नहीं बनती, यानी जो शांत है और वीर प्रकृति वाले है उनसे कैसी कल्पना नहीं बनती, यानी कि वो क्या सोच नहीं सकती, किसके बारे में सोच नहीं सकती। तो जो वो लोग हैं वो श्रृंगार और रस प्रधान प्रकृति कल्पना नहीं कर सकते, ऐसा कवि लेखक हमें बालकृष्ण भट्ट प्रस्तुत निबंध में बताना चाहते हैं। रेखा गणित के प्रवर्तक कौन थे? रेखा गणित जो है उसके प्रवर्तक कौन थे? तो यूक्लिड। कौन थे? यूक्लिड जो थे वो रेखा गणित के प्रवर्तक थे। गीत गोविंद किसकी रचना है? गीत गोविंद जो है वो किसकी रचना है? तो वो है जयदेव की रचना। और जयदेव जो है वो श्रृंगार रस के कवि है। किस रस के कवि है? श्रृंगार रस के कवि है। आगे का प्रश्न है, निरर्थक कल्पना करना किसके समान होता है? निरर्थक कल्पना यानी जो कल्पना है वो किसी के काम में नहीं आती, उस कल्पना को लेखक हमें किसके समान बताते हैं? तो हवा में तीर मारने के समान बताते हैं। कविगण अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा किसके साथ होड़ करते हैं? कविगण जो है वो अपना ही कल्पना शक्ति के द्वारा किसके साथ होड़ करते हैं? होड़ यानी स्पर्धा करते हैं। तो वो जगत सृष्टा ब्रह्मा के साथ स्पर्धा करते हैं। प्रतिभा का पूर्ण उद्गार कहाँ देखा जा सकता है? प्रतिभा का पूर्ण उद्गार हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो कवियों और लेखकों की अमर कृति में प्रतिभा का पूर्ण उद्गार देखने को मिलता है। आगे का एकम है गजल, और उसका साहित्य प्रकार भी गजल ही है। और इस गजल के गजलकार है विजय तिवारी। कौन है? विजय तिवारी। प्रस्तुत गजल कहाँ से उद्गत की गई है? ये जो गजल है वो कहाँ से ली गई है? वो फल खाए सजर से ली गई है। कहाँ से ली गई है? फल खाए सजर से। कवि ने दुनिया को रोशनी कैसे दी है? कवि जो है उन्होंने दुनिया को रोशनी किस प्रकार दी है? तो अपना घर जलाकर दुनिया को रोशनी दी है। किस प्रकार दी है? अपना घर जलाकर। आंधियों में भी कवि क्या करना चाहते हैं? आंधियां आने पर भी कवि हमें क्या करना चाहते हैं? तो कवि जो है वो दिया जलाकर चलना चाहते हैं। किस प्रकार चलना चाहते हैं? दिया जलाकर। कवि किससे दो दो हाथ करना चाहते हैं? कवि जो है दो दो हाथ करना चाहते हैं। किसके साथ? तो कवि जो है वो मौत के साथ दो दो हाथ करना चाहते हैं। दो दो हाथ करना यानी लड़ना झगड़ना। आगे का प्रश्न है, हाथ से कलम छीन जाने पर कवि किससे गीत लिखते रहेंगे? तो हाथ से कलम छीन जाने पर भी कवि खून से गीत लिखते रहेंगे। मौत आने पर कवि कैसे सामना करने की बात करते हैं? अगर मौत आ जाए तो उसका सामना कवि किस प्रकार करेंगे? तो कवि जो है सीना तान कर उसका सामना करेंगे। किस प्रकार करेंगे? सीना तान कर। कवि कैसे रास्ते पर भी चलते रहने की बात करता है? कवि जो है वो कैसे रास्ते पर भी चलने की बात करते हैं? तो कांटे वाले रास्ते पर भी चलने की बात करते हैं। अगला जो एकम है वो पहली चूक है, और ये एक व्यंग लेख है। क्या है उसका साहित्य प्रकार? व्यंग्य लेख है। और इस व्यंग लेख के लेखक है श्रीलाल शुक्ल। कौन है? श्रीलाल शुक्ल। मिट्टी का स्थान किसमें है? जो मिट्टी है, माटी है, उसका स्थान किसमें है? प्रस्तुत लेख में हमें देखने को मिलता है। उसका स्थान किसमें है? तो पंचभूत में। पंच महाभूत जो होते हैं उसमें मिट्टी का स्थान हमें देखने को मिलता है।
लेखक के चाचा ने खेती को किसका पेशा बताया है? लेखक के जो चाचा है उन्होंने खेती को किसका पेशा बताया है? तो उन्होंने जाहिलों का पेशा बताया है कि खेती करना जाहिलों का काम है। ऐसा लेखक के चाचा जो है वो लेखक से कहते हैं। बाल्टेयर क्या करता था? बाल्टेयर जो है वो क्या करता था? तो बाल्टेयर जो है वो बागबानी करता था। क्या करता था? बागबानी करता था। लेखक किसका शौकीन है? जो लेखक जो है वो किसका शौकीन है? लेखक जो है वो सिनेमा का शौकीन है। उन्हें सिनेमा देखने का बहुत शौक है और सिनेमा देखकर ही लेखक को खेती करने का विचार आया था कि मैं गांव में जाकर अब खेती करना चाहता हूँ। सिनेमा देखकर ही उनको ऐसा विचार आया, सोचने लगे। फारसी पढ़कर क्या नहीं बेचा जाता? प्रस्तुत व्यंग लेख में कहते हैं कि अंग्रेजी सीखकर खेती नहीं की जा सकती और फारसी पढ़कर क्या नहीं बेचा जा सकता? तो फारसी पढ़कर तेल नहीं बेचा जाता। आगे का प्रश्न है, धूप में बंधी हुई भैंस कहाँ जाती है? अगर धूप में भैंस को बांधे रखते हैं, उसे छोड़ने के बाद वो कहाँ जाती है? तो तालाब की ओर जाती है। कहाँ जाती है? तालाब की ओर। लेखक शहर जाकर क्या करना चाहते हैं? लेखक जो है वो शहर जाकर क्या करना चाहते हैं? तो रिसर्च करना चाहते हैं कि अच्छी खेती किस प्रकार की जा सकती है शहर में जाकर। लेखक को खेती करने की शिक्षा किससे मिली थी? मैंने आपको पहले ही बता दिया कि लेखक को खेती करने की शिक्षा किससे मिली थी? तो सिनेमा देखकर ही लेखक को खेती करने की शिक्षा मिली थी। आगे का इकाई है डंका। डंका जो है वो एक कविता है। क्या है? कविता है। और इस कविता के कवि है सुब्रमण्य भारती। कौन है? सुब्रमण्य भारती। प्रस्तुत काव्य किस भाषा से अनुदित है? जो डंका जो कविता है, काव्य है, वो किस भाषा से अनुवाद किया गया है? तो तमिल भाषा से अनुवाद किया गया है। किस भाषा से अनुवाद किया गया है? तमिल भाषा से। कवि ने किसे रहने योग्य बनाने की कामना की है? कवि जो है प्रस्तुत कविता में किसे रहने योग्य बनाने की कामना करते हैं? तो शहरों को रहने योग्य बनाने की कामना करते हैं। देश में हर जगह किसका बोलबाला है? देश में हर तरफ, हर जगह किसका बोलबाला है? तो जाति व्यवस्था का बोलबाला है। जाति व्यवस्था का बोलबाला है। हर इंसान को क्या मिलने से दुनिया मुक्त हो जाएगी? हर इंसान को अगर क्या मिले तो दुनिया मुक्त हो जाएगी? प्रस्तुत कविता में देखने को मिलता है अगर समानता सबको मिले, इंसान को मिले, तो दुनिया मुक्त हो जाएगी। ऐसा कवि प्रस्तुत डंका कहानी कविता में कहते हैं। आगे के जो इकाई है वो है, एकम है वो दो लघु कथाएं और इसका साहित्य प्रकार ही लघु कथा है। यानी कि छोटी छोटी दो कथाएं है और इस लघु कथा के लेखक है बलाई चांद मुखोपाध्याय। कौन है? बलाई चांद मुखोपाध्याय। और उनका उपनाम क्या है? बनफूल। उपनाम क्या है? बनफूल है। कथानायक के बेटे की मृत्यु कैसे हुई थी? कथानायक जो है उसमें बेटे की मृत्यु हो जाती है। तो उस बेटे की मृत्यु किस प्रकार हुई थी? तो सांप काटने के कारण बेटे की मृत्यु हो गई थी। सोते हुए कथानायक के मुंह पर क्या गिरा? यानी जब कथानायक सो रहे थे उसके मुंह पर क्या गिरा? तो पक्षी का चूजा गिरा, यानी कि पक्षी का छोटा बच्चा गिरा। लेखक के अनुसार परिंदे हमसे क्यों बेहतर है? लेखक के अनुसार परिंदे, परिंदे यानी पक्षी हमसे क्यों बेहतर है? क्योंकि वो आपस में कभी लड़ते नहीं हैं, इसलिए लेखक कहते हैं कि परिंदे हमसे ज्यादा बेहतर है।
पठान सैनिकों ने कथानायक के साथ कैसा बर्ताव किया था? कथानायक के साथ कैसा बर्ताव किया? तो मित्रतापूर्ण बर्ताव किया था कथानायक के साथ। कब? जब वो पाकिस्तान बॉर्डर देखने के लिए गए थे तब। आगे का एकम है गुड गुड माई सन, और ये एक विज्ञान कथा है। क्या है? विज्ञान कथा है। और इसमें एक छोटे से रोबोट की बात की गई है। किसकी बात की गई है? रोबोट की बात की गई है। और इस विज्ञान कथा के लेखक है रविंद्र अंधारिया। कौन है लेखक? रविंद्र अंधारिया। भोजन के लिए थाली टेबल पर रखवाने के लिए रोबोट को क्या कहना पड़ता था? यानी जो रोबोट है वो सब काम लेखक का करता था। और उनको जब टेबल पर थाली रखवानी थी भोजन की तो क्या कहना पड़ता था? तो हुसु सेंग जब वो बोलते थे तो अब जो रोबोट है वो खाने की थाली टेबल पर रख देता था। दरवाजा खोलने के लिए रोबोट को क्या कहना पड़ता था? अगर दरवाजा खोलना हो, अगर बाहर कोई आया हो और रोबोट को सूचना देनी हो कि दरवाजा खोल दो, तो क्या कहना पड़ता था? डोडी डूम ऐसा कहने पर रोबोट जो है वो दरवाजा खोलने के लिए जाता था। सब्जी काटने के लिए रोबोट को क्या कहना पड़ता था? तो क्या कहना पड़ता था? बोबू बोबू ऐसा कहने पर रोबोट सब्जी काटने लगता था। प्रोफेसर रमन ने रोबोट का क्या नाम रखा था? जो रोबोट है उसका नाम था। तो प्रोफेसर रमन ने उसका क्या नाम रखा था? मिस्टर हॉची नाम रखा था। क्या नाम रखा था? मिस्टर हॉची। आगे का प्रश्न, इसे जगाओ। एकम है इसे जगाओ, और ये एक कविता है। क्या है? कविता। और इस कविता के कवि है भवानी प्रसाद मिश्र। कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। प्रस्तुत कविता किस भाषा में लिखी गई है? जो इसे जगाओ जो कविता है इसमें कैसी भाषा में लिखी गई है? तो वो बोलचाल की सहज भाषा में लिखी गई है। बोलचाल की सहज भाषा यानी कैसी भाषा? जो हम अभी बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ऐसी सहज भाषा जो सभी को समझ में आ जाए, ऐसी सहज भाषा में इसे जगाओ कविता लिखी गई है। आगे का एकम है गुरु पर्व, और ये एक लेख है, और इस लेख के लेखक है खालिद अशरफ। कौन है? खालिद अशरफ। गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ था? गुरु नानक जो है वो उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो उनका जन्म तलोदी में हुआ था, तलोदी गांव में। और ये अब कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। गुरु नानक को बचपन में क्या जिम्मेदारी दी गई थी? बचपन में एक जिम्मेदारी दी गई थी। क्या करने की? तो मवेशी चराने की। मवेशी यानी क्या? पशु चराने की जिम्मेदारी दी गई थी। गुरु नानक की शादी किससे हुई थी? गुरु नानक की शादी किसके साथ हुई थी? तो उनकी शादी सुलक्षणा जी के साथ हुई थी। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? सिख जो समुदाय है, धर्म है, उनके 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? तो अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद, जो है उनके 10वें गुरु भी कह सकते हो और अंतिम गुरु भी कह सकते हैं। आगे का प्रश्न है गुरु ग्रंथ साहिब की निगरानी में कौन सा पंथ चलता है? गुरु ग्रंथ साहिब जो है उनकी निगरानी में कौन सा पंथ चलता है? तो खालसा पंथ उनकी निगरानी में चलता है। आगे का प्रश्न है गुरु नानक के स्थान का नाम क्या है? यानी गुरु नानक जो स्थान है उनका नाम क्या है? तो नानकाना साहब। क्या स्थान का नाम है? नानकाना साहब। नानक जी ने कितने आयु में वैराग्य ले लिया था? यानी कि वैराग्य यानी क्या? सन्यास। सन्यास ले लिया था। तो उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में ही सन्यास ले लिया था। જો તમને વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, જેથી આવનારા વિડીયોનું નોટિફિકેશન તમને મળતું રહે. તો બન્યા રહો આવા જ વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી થેન્ક યુ.